जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। पाषाण काल पढ़ा चुके हैं, अब आ रहे हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता पर। टॉपिक वाइज से हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको एक नगरीय सभ्यता बोला जाता है प्राचीन भारत के इतिहास का, है ना, कि भारत में भी या भारत आज के अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक सभ्यता का विकास हुआ था पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, है ना, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। 1920 तक विश्व इससे परिचित नहीं था। 1920 से पहले, ये जो 1920 है या 1921 बोलो, इससे पहले वर्ष ये माना जाता था कि 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसी दौरान क्या थी, कोई सभ्यता भारत में थी करके। उससे पहले कोई सभ्यता थी ऐसा लोगों को पता नहीं था। लेकिन 1921 में जब इसकी खोज हुई, तब जाकर भारतवासी और विश्व के लोग इस सभ्यता से परिचित हुए। पढ़ना क्या है इसमें अपने को? सामान्य बातें, विशेषता, इनका जीवन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, प्रमुख स्थल और साथ में हड़प्पा सभ्यता का पतन। इतना कुछ पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखेंगे 1 से 2 या 3 वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ना क्या है? सामान्य बातें, विशेषता क्या थी, मुख्यतः नगर नियोजन को देखेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जीवन इनका कैसा था, प्रमुख स्थल, उससे प्राप्त साक्ष्य और साथ में हड़प्पा सभ्यता का पतन। इतना कुछ देखेंगे और बात करेंगे। याद रखिएगा, इसका समय जो माना जाता है वो है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं सामान्य बातें। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है खोज की, ठीक है। तो खोज के अंतर्गत आप लोग को ना कुछ ईयर याद रखना है। एक याद रखना है 1853, दूसरा याद रखना है 1853 ही और 1856 ही, और उसके बाद याद रखना है 1921। किसकी बात हो रही है? खोज की। देखो 1853 में क्या हुआ था, ब्रंटन बंधु जो थे, इसमें नाम आता है जेम्स और विलियम। तो जेम्स और विलियम ये दोनों क्या थे? भाई थे, जेम्स और विलियम। और ये दोनों क्या कर रहे थे? लाहौर से कराची के मध्य रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे थे। देखो मैं हर कुछ यहाँ लिखूंगा नहीं, आप ना, मैं कीवर्ड को लिखूंगा, आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रंटन बंधु के द्वारा क्या किया जा रहा था, लाहौर से कराची के मध्य क्या किया जा रहा था, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। और इसी दौरान उनको प्राप्त हुई ईंटें प्राप्त हुई, और उस ईंट का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया रेलवे ट्रैक के निर्माण में। ईंटा है ना, ईंट जिससे घर बनाया जाता है, वो प्राप्त हुआ इनको। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका इस्तेमाल कहाँ कर लिया? रेलवे ट्रैक के निर्माण में। तो ये काम क्या कर रहे थे? लाहौर से कराची के मध्य रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे थे। उस दौरान इनको मिला, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया ईंट को, और उसका इस्तेमाल कहाँ कर लिया? रेलवे ट्रैक के निर्माण में। दूसरा ईयर आता है क्या? 1853 और 1856। इसमें नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1853 और 1856 इन दोनों ईयर में 2 बार इस क्षेत्र की यात्रा की, खोज के उद्देश्य से। ब्रिटेन के थे, इनको पता था कि कोई सभ्यता इधर है करके, कहीं पढ़े थे बुक्स वगैरह में। चार्ल्स मैसन के द्वारा इससे पहले एक बुक लिखा गया था, उन्होंने बताया था कि कोई सभ्यता यहाँ निवास करती है करके, ठीक है। लेकिन अभी तक खोज नहीं हुई थी। तो उन्हीं के चार्ल्स मैसन की बुक के आधार पर इन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यात्रा की खोज के उद्देश्य से, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। इतना आपको लिखना है, यात्रा की 1853 और 56 में इस क्षेत्र में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। अब आता है 1921 का ईयर। 1921 में आपको एक नाम याद रखना है, जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे उस समय, ये जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में एक नाम आता है क्या? दयाराम साहनी। और एक नाम आता है आर डी बनर्जी।
राखालदास बनर्जी। तो क्या बोला जा रहा है, इनके नेतृत्व में क्या किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा स्थल की खोज की गई, और दयाराम या राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक जगह की खोज की गई। याद रखिएगा, तब जाकर पूरा विश्व और भारत सहित पूरा विश्व इस सभ्यता से क्या हुआ, परिचित हुआ। तो क्या बोल रहा हूँ, 1921 का जो समय है, जिस समय क्या थे, जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड थे। तो इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की गई, हड़प्पा की, और राखालदास बनर्जी के द्वारा ये 1922 है, 1922 में किसकी खोज की गई, मोहनजोदड़ो की। तब जाकर संपूर्ण विश्व इस सभ्यता से परिचित हुआ, और कंटिन्यू खोज तब से लेकर आज तक चल रहा है। वर्तमान तक लगभग 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है। कितने की, 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका खोज के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी, नामकरण। नामकरण को लेकर बोला जाता है कि देखो, स्टार्टिंग में जो सभ्यता की खोज हुई, स्टार्टिंग जो खोज हुआ वो क्या हुआ, हड़प्पा और सिंधु की। तो शुरुआत में खोज कहाँ हुआ, हड़प्पा और सिंधु, हड़प्पा और सिंधु को, सॉरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और चूंकि ये क्या थे, सिंधु नदी घाटी के तट पर थे, सिंधु नदी घाटी के आसपास वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में क्या किया गया, स्थलों की खोज की गई। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि आरंभिक स्थल इसके जो थे वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास खोजे गए, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके आगे चलकर हम देखें तो गुजरात वाला एरिया आ गया, पूरा गुजरात हरियाणा वाले स्थलों में भी खोज होने लगी। तब इसको क्या बोला गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। लेकिन इतने में भी नहीं रुका, और बहुत सारे स्थलों की खोज अब होने लगी आसपास के पूरे क्षेत्रों में, वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में। तो सबसे पहले जो जगह का खोजा गया था उसका नाम क्या था, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, हड़प्पा सभ्यता बोला गया। क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। ठीक, इस काल के लोग क्या करते थे, टीन और तांबे को मिलाकर वृहद स्तर पर, एक तो इन्होंने वृहद मात्रा में क्या किया था, तांबे का। सर्वाधिक मात्रा में किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का। सर्वप्रथम प्रयोग होने वाली धातु क्या है, तांबा। सर्वाधिक मात्रा में तांबे का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रकालीन सभ्यता। और दूसरी तरफ इन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर बृहद मात्रा में कांस्य धातु का प्रयोग किया। तांबा और टीन को मिलाकर बृहद मात्रा में कांस्य धातु का प्रयोग किया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग क्षेत्र आपका सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। आने वाले क्षेत्रों में सरस्वती नदी के आसपास भी मिला, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर बहुत क्षेत्र मिलते गए, इसलिए सबसे पहले जो खोजा गया था स्थल, उसके नाम पे रखा गया हड़प्पा सभ्यता इसका नाम। चूंकि सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया इन्होंने अपने काल में, इसलिए ताम्रकालीन सभ्यता। और तांबे और टीन को मिलाकर वृहद स्तर पर बड़ी मात्रा में कांस्य धातु का भी प्रयोग किया, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। चलिए, अब बात आता है इसका उद्भव। भाई, ये मुख्यतः नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। तो एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ कैसे, ठीक है। तो इस उद्भव को लेकर ना दो मत है, उद्भव को लेकर दो मत है। एक है देसी मत और दूसरा विदेशी मत। देसी मत के लोग बोलते हैं कि इस सभ्यता का उद्भव दक्षिण के द्रविड़ लोगों के द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा किया गया है? दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया है, ऐसा देसी मत है। लेकिन विदेशी मत ये बोलता है कि इसका मेसोपोटामिया के सुमेरियन वासी युग के द्वारा, मेसोपोटामिया सभ्यता के सुमेरियन लोगों के द्वारा। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये जो सुमेरियन हैं और मेसोपोटामिया वासी हैं, इनके घरों के निर्माण का तरीका और नगरीय नियोजन का जो तरीका है, इसमें समानता पाई जाती है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि ये सुमेरियन वासियों का जो घरों का निर्माण का तरीका था, घरों और नगर नियोजन है ना, नगर नियोजन, तो ये जो घरों निर्माण का तरीका था और नगर नियोजन का जो तरीका था, इस दोनों में क्या पाई गई है? इनमें समानता। किससे समानता पाई गई है? तो हड़प्पा वासियों का जो नगर था और घरों का निर्माण करने का तरीका था, और सुमेरियन वासियों का ये जो घरों का निर्माण और नगरीय निर्माण का तरीका था, इसमें समानता पाई गई है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है विदेशी मत के द्वारा कि मेसोपोटामिया के सुमेरियन वासियों के द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, इस सभ्यता का विकास किया गया है। लेकिन इन दोनों को नकारते हुए वास्तविकता की बात की जाए तो वास्तविकता की बात ये बोला जाता है कि तत्कालीन समय के आसपास के ग्रामीण संस्कृति के, क्या बोला जा रहा है? तत्कालीन समय के ग्रामीण संस्कृति के अतिरिक्त उत्पादन के कारण सिंधु सभ्यता के नगर जो थे, ये बाजार के रूप में विकसित हुए, बाजार केंद्र के रूप में क्या हुए? विकसित हुए। परिणाम स्वरूप ये क्या हुए? एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। इसका मतलब ये कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तत्कालीन समय के ग्रामीण संस्कृति के, मान लो आप अपना जिला ले लो, कोई भी जिला मुख्यालय देखो, यहाँ होता क्या है, एक मेन में एक शहर है और उसके आसपास क्या होता है? चारों ओर ग्रामीण संस्कृति होती है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है? अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त उपज हो रहा है, तो अपने खाने के लिए तो रखते हैं, बाकी जो अतिरिक्त उपज होता है उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। अब बेचने के लिए सामान्यतः अगर देखोगे तो ये कहाँ आते हैं? शहर आते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो बागानी फसल हो, चाहे वो सब्जी भाजी हो, सबको बेचने को कहाँ आते हैं? शहर आते हैं। अब शहर आते हैं, बेचते हैं, तो ये बाजार के रूप में विकसित होता जा रहा है। कुछ खरीदना है उसके बदले में तो यहीं से लेकर शहर से जाते हैं, कुछ वस्तुएं खरीदना है जीविकोपार्जन की तो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये चारों ओर के बीच का कोई क्षेत्र है ना, वो क्या होता है? धीरे धीरे एक व्यापार के केंद्र के रूप में, बाजार के केंद्र के रूप में विकसित होता जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं में वहाँ वृद्धि होने लगती है और इस तरीके से वह क्षेत्र एक नगर के रूप में विकसित होता है। यही चीज हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के साथ कि तत्कालीन समय के ग्रामीण संस्कृति के अतिरिक्त उत्पादन के कारण क्या हुआ? सिंधु सभ्यता के नगर बाजार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और अंततः यहाँ क्या हुआ? सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई और ये नगर के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल पूरा सेंटेंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तत्कालीन समय की ग्रामीण संस्कृति के अतिरिक्त उत्पादन के कारण सिंधु सभ्यता के नगर बाजार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और यहाँ की भौतिक सुख सुविधाओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नगर का विकास हुआ। तो ये क्या हो गया? इनके उद्भव का कारण। अब बात आता है इसका विस्तार। देखिए, सिंधु सभ्यता के विस्तार की अगर बात किया जाए तो बोला जाता है कि इनका जो विस्तार था, तो इनके विस्तार को लेकर बोला जाता है, मैं यहाँ छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ समझने के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा।
मान लो ये भारत का मैप है, मान लेते हैं जैसा भी बना है। तो इसका जो विस्तार है इसको बोला जाता है, यहाँ एक जगह है, यहाँ से ऐसे आके एक ऐसे जाएगा और यहाँ बस ऐसे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मैं सब जगह का नाम भी बता रहा हूँ आपको। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांदा, अफगानिस्तान का सुटकांगेडोर, अफगानिस्तान का सुटकांगेडोर, इसका क्या मांदा, इसका क्या महाराष्ट्र का दैमाबाद, दैमाबाद, और यहाँ पर इसका क्या आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, सुटकांगेडोर दास की नदी के तट पर, मांदा जो है चिनाब नदी के तट पर, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। महाराष्ट्र बोल देता हूँ जगह का नाम है ना, जम्मू कश्मीर में मांदा, दक्षिण में क्या आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर, ठीक है। और अगर इधर की बात की जाए, पश्चिम में सुटकांगेडोर, जो कहा है आपका सुटकांगेडोर, यह है आपका अफगानिस्तान में, और पूर्व में क्या आलमगीरपुर। इस तरीके से देखा जाए तो एक त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को मिलाकर लगभग 12 लाख, ठीक है, 99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एग्जैक्ट फिगर है, और बोलोगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार था, ठीक है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में सुटकांगेडोर से लेकर पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में इस सभ्यता का क्या है विस्तार था, ठीक है। जो तत्कालीन समय के मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को संयुक्त रूप से अगर मिला दिया जाए उनका क्षेत्रफल, तो उनके दुगने से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था। मतलब जो मिस्र की सभ्यता थी और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनका क्षेत्रफल को अगर मिला दिया जाए उस समय का, तो उनके दोगुना से भी ज़्यादा क्षेत्रफल क्या है इसका था, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई ये थी आपकी 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये थी आपकी क्या 1100 किलोमीटर, ये आपकी क्या थी 1110 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई थी। मतलब मांदा से लेकर दैमाबाद तक 1110 किलोमीटर, और सुटकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक कितना 1600 किलोमीटर, इतना क्षेत्र में इतनी इसकी लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका विस्तार हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इसकी सभ्यता, नागरिक विशेषता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, ये जाना जाता है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, तो क्या बोला जाता है नगर नियोजन। अब इस नगर नियोजन की थोड़ा सा विशेषता की हम बात करेंगे। तो बोला जाता है कि याद रखिएगा, नगरों की जो मुख्य सड़कें होती थी, है ना, ऐसा मैं लिख रहा हूं, देखो ये जो नगरों की मुख्य सड़कें होती थी, ये आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ये सड़क है आपका ऐसे, नगरों की मुख्य सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पहला पॉइंट। तो मुख्य सड़कें मैं क्या बोल रहा हूं, आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
जो लगभग 10 मीटर तक चौड़ा होता था। कितनी चौड़ाई होती थी? 10 मीटर तक। ठीक है, याद रखना, नगरों की मुख्य सड़कें आपस में एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। ये इस काल की विशेषता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सड़कें क्या होती थी? 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, जो मुख्य सड़कें हैं। इसके अलावा जो सहायक सड़कें हैं, सहायक सड़कें ये बना दो ऐसा। सहायक सड़कें, सहायक जो सड़कें होती थी, सहायक सड़कें ये 3 मीटर तक चौड़ी होती थी। 3 मीटर तक चौड़ी होती थी। घरों का निर्माण ग्रेड पद्धति या जाल पद्धति के आधार पर हुआ था। याद रखिएगा। अब घरों का निर्माण मतलब क्या? ये सड़क हो गया तो बढ़िया कॉलोनी सिस्टम में जैसा होता है कॉलोनी का निर्माण, साइड साइड में ऐसे, बढ़िया एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ग्रिड पद्धति में। तो घरों का निर्माण मैं क्या बोल रहा हूं? घरों का जो निर्माण था वो ग्रिड पद्धति, ग्रिड मीन्स क्या? जाल। मतलब सिंपल सा बात बोला जा रहा है, जैसे आजकल कॉलोनियों का निर्माण होता है ना सिस्टमेटिक ढंग से, बढ़िया सड़क रहती है सीधी सीधी, अगल बगल में एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिस प्रकार से आजकल देखोगे आप कोल माइंस की जो कॉलोनी होती है, उस प्रकार से ग्रिड पद्धति के आधार पर क्या किया गया था? घरों का निर्माण किया गया था। ये जो घरों की सड़कें, घरों की जो दरवाजे और खिड़की थी, घरों के दरवाजे और खिड़की, दरवाजे और खिड़की ये जो था मुख्य दरवाजे की ओर ना खुलकर, मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर, ये कहाँ खुलते थे? गलियों की सड़कें की ओर, या बोले आप सब तो पीछे की ओर। जैसे कि ये आपका घर है, तो मुख्य सड़क है तो दरवाजा इधर होना चाहिए सड़क की ओर, जैसे आज होता है, तो ऐसा नहीं होता था। ये दरवाजा को कहाँ खोलते थे? पीछे की ओर, इधर, है ना। आज के लोग तो क्या होते हैं, सड़क किनारे घर बनाते हैं और खोल के दरवाजा, सामने सड़क दिख रहा है, ऐसा बना देते। ऐसा ये नहीं करते थे। इनका जो था, याद रखिएगा, दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, आगे यदि बात किया जाए तो पूरा ये नगर में क्या था? निकास के लिए नालियों का निर्माण किया गया था, है ना। प्रत्येक नगर में, संपूर्ण नगर में निकास के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा, पानी के निकास के लिए, पानी के निकास के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। नालियों का निर्माण जो सैल खड़ी पत्थर निर्मित, सैल खड़ी पत्थर का प्रकार है, तो सैल खड़ी, कौन सा खड़ी? सैल खड़ी, इसको याद रखना, ये बहुत बार आएगा। सैल खड़ी, जो सैल खड़ी पत्थरों से निर्मित स्लैब से ढका होता था। जैसे नाली को ढकते हैं ना, आजकल क्या कर दिया जाता है? कंक्रीट कर दिया जाता है। तो इस दौरान क्या किया जाता है? इस नालियों को सैल खड़ी पत्थर से निर्मित स्लैब, स्लैब मीन्स क्या? जिससे ढक रहे हैं, तो सैल खड़ी पत्थर निर्मित स्लैब से ढकी होती थी यहाँ की नालियाँ, और इसमें छन्नी भी लगा होता था। जगह जगह पर क्या किया जाता था? छन्नी लगाया जा रहता था, ताकि नाली जाम मत हो। सोचो उस समय के लोग, समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व, लास्ट से लगभग मतलब 4500 साल पहले, 4500 साल पहले के जो लोग थे, उन्होंने अपने घर को ऐसा बनाया था। सड़कें एक दूसरे पर समकोण को काटती थी, मुख्य सड़कें। साथ में क्या बोल रहा हूँ? घरों का निर्माण जाल पद्धति के आधार पर या ग्रिड सिस्टम के आधार पर हुआ था। घरों की दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। दूसरी तरफ आप बोल रहा हूँ क्या? प्रत्येक नगर में पानी के निकास के लिए क्या बनाया गया था? नालियों का निर्माण किया गया था, और ये नालियों में भी क्या होता था? सैल खड़ी पत्थर से क्या होती थी? ढकी होती थी, ढकी होती थी। साथ में क्या बोला जा रहा है? छन्नियों का भी क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था नालियों के लिए। ठीक है, चलिए और क्या बोला जा रहा है? यहाँ का जो नगर था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्टिंग में बताना था, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको रखना है, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट रखिएगा, स्टार्टिंग में इसे ही बनाइएगा। सामान्यतः जो नगरें थी ना, नगर, ये जो इनका नगर होता था,
ये नगर जो था दो भाग में बटा होता था, एक ऊपरी टीला होता था और दूसरा एक निचली टीला। एक ऊपरी टीला और दूसरा निचली टीला। मोहनजोदड़ो यदि आपने मूवी देखा है तो उसमें आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ समझने की बात है इसमें। जैसे कि वो दोनों जब भागते रहते हैं, एक सीन बताता है, तो घरों के पीछे से भागते हैं, मतलब पीछे में एक गली होता है उसमें भागते हैं। तो पीछे में गली में भागते हैं और उधर दरवाजा खुलता है। आपने अगर इस चीज़ को गैस किया होगा तो, अगर मैं बता रहा हूँ और अभी आपने देखा है तो गैस करिए, थोड़ा याद करिए। दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। ऋतिक रोशन जब जाता है हीरोइन किधर रहती है पता करने, तो वो ऊपर की ओर देखता है, टीला होता है जहाँ हीरोइन उसके पापा जो पुरोहित थे वो निवास करते थे। ठीक है, मतलब जो मुख्य नगर था ना वो दो टीलों में विभाजित था। दो टीला मतलब दो बस्ती इसको बोला जा रहा है। ठीक है, बस्ती को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टीला। तो नगर क्या होता था, दो टीलों में विभाजित होता था। एक को बोला जाता था ऊपरी टीला। कौन सा टीला, ऊपरी टीला। और दूसरे को बोला जाता था क्या, निचला टीला। क्या बोला जाता था, निचला टीला। ठीक है, ऊपरी जो टीला होता था इसकी घेराबंदी होती थी। ऊपरी टीला के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ऊपरी टीला जो था, मतलब ऊपरी जो बस्ती थी वो चारों ओर दुर्ग से घिरा होता था, किलेबंदी उसका किया होता था। तो उसकी किलेबंदी होती थी ऊपरी टीला की। और यहाँ पर सामान्यतः शासक और पुरोहित वर्ग निवास करते थे, शासक और पुरोहित वर्ग। और यह अपेक्षाकृत क्या होता था, छोटा होता था। तो इतना आपको याद रखना है ऊपरी टीला के बारे में। ऊपरी टीला क्या था, तो ऊपरी टीला जिसका क्या होता था, घेराबंदी होता था। और यहाँ पर जो निवास करते थे वो कौन थे, शासक, पुरोहित वर्ग, और साथ में कौन, ये दोनों निवास करते थे। ठीक है, दूसरी ओर जो निचला टीला था इसका घेराबंदी नहीं होता था। ठीक है, निचले टीले की अगर बात करें तो पहला पॉइंट, इसका घेराबंदी नहीं होता था। ये सामान्यता की बात बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अपवाद है कुछ चीजें, हम सामान्यता जनरल वे में जा रहे हैं। तो जनरल वे में क्या बोला जा रहा है, निचले टीले की घेराबंदी नहीं होती थी। ठीक है, यह मुख्य नगर था, यह मुख्य नगर था। मुख्य नगर कहलाता था जहाँ बाजार लगता था। और अपेक्षाकृत ये क्या होता था, बड़ा होता था। साधारण जनता, व्यापारी, ये सब यहाँ निवास करते थे, है ना। कारीगर, मजदूर, जनता, ये सभी यहाँ क्या करते थे, निवास करते थे। तो ये आपका क्या हो रहा है, याद रखिएगा मैं क्या बोला, ये कंप्लीट विशेषता हो रहा है। ठीक है, पहला मैं क्या बोला, नगर नियोजन। तो नगर क्या होता था, दो टीलों में विभाजित होता था, ऊपरी टीला, निचली टीला। ऊपरी टीला का क्या होता था, घेराबंदी, जहाँ मुख्य रूप से पुरोहित और शासक वर्ग निवास करते थे। निचली टीला का घेराबंदी नहीं होता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, ये मुख्य नगर था जहाँ बाजार लगता था, अपेक्षाकृत बड़ा था। और सामान्य जनता, आम जनता यहाँ निवास करती थी। सड़कें जो होती थी, मुख्य सड़कें आपस में एक दूसरे को संकोड़ कर काटती थी। सड़कें की चौड़ाई 10 मीटर तक थी, सहायक सड़कों की चौड़ाई 3 मीटर तक थी। ठीक है, घरों का निर्माण जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ था, सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, और घरों के जो दरवाजे और खिड़की थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। पूरे नगर में क्या बनाया गया था, पानी के निकास के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। और नालियों का निर्माण किया गया था, साथ में इस नाली को सेल खड़ी निर्मित स्लैब से, सेल खड़ी पत्थर निर्मित स्लैब से ढका गया था। और साथ में क्या बोला जा रहा है, छन्नी की भी व्यवस्था की गई थी। जगह जगह क्या होता था, नाली जो बह रहा है उसके नीचे में ऐसा करके गैप कर दिया जाता था। ये जैसे नाली आ रहा है तो ऐसे करके बीच में क्या कर देते थे, गड्ढा। तो क्या होता था, यहाँ से पानी बह रहा है और मान लो कचरा आ रहा है तो कचरा नीचे बढ़ जाता था, और पानी फिर ऊपर से बहते बहते निकल जाता था। कचरा फिर बह जाता है, ऐसे नीचे बढ़ जाता था, पानी निकल जाता था। तो समय समय पर उसको क्या करते थे, साफ करते थे। तो ये जो छन्नी सिस्टम था उस समय के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, याद रखिए। अब थोड़ा सा घरों के निर्माण का तरीका, इनका घर कैसा होता था। तो मैं मान लो ऐसा करके एक घर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके घरों में क्या होते थे, ये जो मान लो अगर मुख्य दरवाजा है, जैसे मैं यहाँ पर से एक दरवाजा बना रहा हूँ, एक गेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो गेट के पीछे क्या होता था, एक दीवार होता था। आज के लोग क्या होता है, गेट के आप सामने जाओगे तो हॉल दिखेगा, ऐसा नहीं होता था। गेट के पीछे एक दीवार होता था, मतलब घर के सामने से अगर गेट से आप देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ दीवार के। ठीक है, तो गेट के पीछे दीवार होता था और दीवार से ऐसे करके फिर घर एंटर होता था। इसके पीछे बरामदा होता था, आंगन। ये क्या होता था, आंगन।
ठीक है। फिर इसके राइट साइड में कमरे होते थे, 2-3 कमरे होते थे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, किचन होता था। उसके बाद एक क्या होता था, कुआं होता था और शौचालय। ये सामान्यतः सभी घरों की क्या थी, विशेषता थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की, कि दरवाजे के पीछे एक दीवार होता था, उसके पीछे आंगन। राइट हैंड साइड में क्या होता था, 2 से 3 कमरे होते थे। आंगन के पीछे क्या होता था, जस्ट कमरे से लगा हुआ फिर रसोई होता था। उसके बगल में एक कुआं होता था और कुआं के बगल में इधर शौचालय होता था। और प्रत्येक घर से क्या थी, नाली निकला हुआ था और ये नाली क्या होता था, जाकर मुख्य नाली में मिला हुआ होता था। निकास के लिए प्रत्येक घर में क्या थी, पानी की निकास की व्यवस्था बनाई गई थी, जहां पानी निकलने के बाद ये मुख्य नाली से मिल जाता था और जो मुख्य नाली से मिलने के बाद शहर के बाहर जाकर जहां भी इसकी व्यवस्था बनाई होगी वहां जाकर निकलता था। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता ने क्या किया था, अपने नगरों का निर्माण किया था। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये खासकर ये जो इसके बारे में बताया घरों के निर्माण के बारे में, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ जगहों का नाम लूंगा, जैसे कि एक है आपका धौलावीरा, धौलावीरा। दूसरा है आपका चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो। तीसरा है आपका लोथल, एक है आपका कालीबंगा और एक है आपका लोथल। अब इसके बारे में ना आपको थोड़ा सा ना माइंड में रखना है, ये अपवाद है, चार जगह अपवाद है। कैसे अपवाद है, मैं जो अभी निर्माण का तरीका बताया इसमें अपवाद है। कैसे अपवाद, ये जो धौलावीरा था ना, ये 2 टीलों में विभाजित था होकर 3 टीलों में विभाजित था। क्या था, 3 टीलों में विभाजित था। कौन, धौलावीरा। जैसे मैं अभी यहाँ पर बताया था ना कि नगर क्या होते थे, 2 टीलों में विभाजित होते थे। ऐसा भी हमने यहाँ बताया था कि 2 टीलों में क्या होते थे, विभाजित होते थे। और विभाजित होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टीले का क्या होता था, घेराबंदी होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 टीलों में विभाजित थे, इसको याद रखिएगा। चहुंदड़ो, इसके बारे में बोला जा रहा है इसमें 2 टीले थे लेकिन किसी भी टीले की घेराबंदी नहीं थी। चहुंदड़ो के बारे में क्या बोला जा रहा है, किसी भी टीले की घेराबंदी नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा, इससे बोला जा रहा है कि दोनों टीलों की घेराबंदी थी, मतलब दोनों टीलों में क्या किया गया था, दुर्ग था। कालीबंगा में क्या बोला जा रहा है, दोनों टीलों की घेराबंदी की गई थी। अब बात समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक सामान्य विशेषता यहाँ बता दिया था कि भाई ऊपरी और निचली टीला ऐसे 2 टीलों में क्या होता था, विभाजित होता था। अब ये 2 टीलों में विभाजित होता था, जिसमें से एक टीले का जो ऊपरी टीला था, जहाँ शासक और पुरोहित वर्ग रहते थे, उसको दुर्ग से घिरा हुआ होता था। आप देखोगे मोहनजोदड़ो में जब वो एंटर करता है तो वहाँ सिपाही खड़ा रहता है, वो उसको ये दिखाता है, वो मतलब कुछ था, एक सिंगी कुगड़ वाला साड़, उसका एक चिन्ह दिखाता है, तब उसको गेट खोल के एंट्री करने देता है जाओ करके। मतलब वो क्या था, घेराबंदी हुआ था। उसी चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है, उसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो घेराबंदी की बात किया जा रहा है तो बोला जा रहा है चहुंदड़ो में किसी भी नगर की घेराबंदी नहीं थी, और कालीबंगा में जो दोनों टीले थे उनकी क्या थी, घेराबंदी थी अलग अलग, ठीक है। दोनों टीलों की अलग अलग घेराबंदी थी। और लोथल की बात किया जाए तो लोथल की ये विशेषता है कि दोनों टीले एक ही किले के अंदर थे, दोनों टीले एक ही किले के अंदर थे। बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये अपवाद है। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, चहुंदड़ो किसी भी टीले की घेराबंदी नहीं थी, कालीबंगा दोनों टीलों की अलग अलग घेराबंदी थी, लोथल दोनों टीले एक ही घेरे के अंदर थे, एक ही किले के अंदर थे, ठीक है। और लोथल का एक और अपवाद है कि मैं क्या बताया कि जो यहाँ की दरवाजे थी वहाँ फ्रंट बैक था, मतलब मुख्य गली की ओर ना खुलकर क्या पीछे की ओर खुलते थे दरवाजे हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है लोथल को लेकर कि लोथल का जो था नगर, यहाँ की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ये अपवाद है, याद रखिएगा कि लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो अभी हमने जो पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य बातें और साथ में क्या इनकी नगरीय नियोजन का तरीका, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब आता है इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन और साथ में प्रमुख स्थल और साक्ष्य। चलिए इसकी बात हम लोग फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें करेंगे। कुछ
अब उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एनलाइटिंग का इश्यू तो है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो दिखता है शायद, है ना? ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।